नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट के साथ करते हैं, जहां पर बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंदुओं पर हमला, टारगेट कर हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में टारगेट कर हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं और सिलहट में जलाया गया हिंदू परिवार का घर। आपको बताएं कि 7 महीनों में 116 अल्पसंख्यकों की यहां पर जान गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। यहां हिंदुओं को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर कोई असर नहीं हो रहा। बांग्लादेश में हिंदू पर एक बार फिर से हमला हुआ। सिलहट जिले के बहोर गांव में उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर पर हमला कर दिया। कट्टरपंथियों ने वीरेंद्र कुमार डे के घर में आग लगा दी। आग पूरे घर में तेजी के साथ फैल गई, पूरा घर जलकर राख हो गया। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने पिछले 7 महीनों में बांग्लादेश के 45 जिलों में 116 अल्पसंख्यकों की मौत हुई है। इनमें लिंचिंग, हत्या और संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें शामिल हैं। ग्लोबल मार्केट में पिछले 2 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में $4 से भी ज्यादा की गिरावट आई है। इसका असर सुबह से जारी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर देखने को मिला। आज कई शहरों में तेल के दाम नीचे आए हैं और सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें देखें तो पता चलता है कि आज सुबह नोएडा में पेट्रोल सस्ता हुआ है। पटना सहित देश के अन्य शहरों में आज तेल की कीमतें बदल गईं। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के नोएडा में पेट्रोल 16 पैसे सस्ता होकर ₹94.74 प्रति लीटर पर बिक रहा है। डीजल भी 20 पैसे गिरा और ₹87.81 प्रति लीटर के हिसाब पर बिका। बिहार की राजधानी पटना में भी पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। राहुल गांधी 19 जनवरी को जाएंगे केरल। इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर कोच्चि में करेंगे मेगा पंचायत जनसभा। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव के विजेताओं से करेंगे बातचीत। आपको बताएं कि कोच्चि में मेगा पंचायत जनसभा करेंगे और निकाय चुनाव के विजेताओं से बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 19 जनवरी को केरल का दौरा करेंगे। यहां कोच्चि में एक मेगा पंचायत जनसभा करेंगे। इस सभा में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ विजयी नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की शानदार जीत का जश्न मनाएगी। साथ ही सभा के जरिए कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। राहुल का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूडीएफ को 100 विधानसभा सीटें जीतने की उम्मीद है। पार्टी को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगा और जनता का समर्थन जुटाएगा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने बीजेपी के बल्लारी कन्वेंशन पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में नेतृत्व का अभाव साफ दिखता है। पदयात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, जिससे साफ हो गया कि नेताओं को अपने राज्य के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। ये लोगों की नहीं बल्कि बीजेपी की आंतरिक और व्यक्तिगत लड़ाई है। convention or protest or whatever they want, but what is glaringly visible is the lack of leadership in BJP. What started out as a Padyatra or a supposedly Padyatra fizzled out even before it started. So it shows that the BJP leaders do not have confidence in their top leadership in the state. And this is also very evident, their lack of leadership is presented even in the assembly, where half of them fall in the well and the other half stage a walkout. So it was quite natural that the Padyatra was a disaster from the start. बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंबई में बनेगा 30 मंजिला अत्याधुनिक बिहार भवन। तो बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि मुंबई में बनेगा 30 मंजिला अत्याधुनिक बिहार भवन। एल्फिंस्टन स्टेट में यह भवन बनाया जाएगा और 314 करोड़ की धनराशि भी इसके लिए मंजूर की गई है। इलाज के लिए मुंबई आने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। भवन में 178 कमरे होंगे और 240 बेड की डोरमेट्री होगी। तो बिहार सरकार ने राज्य के बाहर रहने वाले बिहार वासियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है।
अब दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी अत्याधुनिक बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। यह भवन खासकर इलाज के लिए मुंबई आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत होगी। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस परियोजना की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। विभागीय सचिव कुमार रवि ने जानकारी दी है कि मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 314 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भवन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में स्थित एल्फिंस्टन स्टेट में बनेगा। प्रस्तावित बिहार भवन में बेसमेंट सहित तकरीबन 30 मंजिल होंगे। भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे सरकारी कामकाज, बैठकों, आवासन तीनों जरूरतों को एक साथ पूरा किया जा सकेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा कि समृद्धि यात्रा मकर संक्रांति के बाद बिहार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है उसे साकार करने की शुरुआत है। समृद्धि यात्रा बिहार के लिए मकर संक्रांति के उपरांत सकारात्मक ऊर्जा का संचार और डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है साकार करने की शुरुआत है। मोतिहारी के सुगौली में महाविष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विद्वान आचार्य अजय पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की शुरुआत की। वहीं इस यज्ञ से श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला और मंत्रोच्चारण से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आज जो है हम लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर श्री विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। ये विष्णु यज्ञ हवनात्मक विष्णु यज्ञ किया गया है। यह हमारे सभी सुगौली नगरवासी के लिए जनमानस कल्याण के लिए ये विष्णु यज्ञ किया गया है। सभी सुगौली के नगरवासी लोग आकर के इसमें हवन में सम्मिलित हुए हैं। अब आइए आपको एक और बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर रिट याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। हाई कोर्ट में लंबित होने पर भी दायर होती है रिट याचिका। तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। हाई कोर्ट में लंबित होने पर भी रिट याचिका दायर होती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। अनुच्छेद 32 का दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिकाओं की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है और हर मामले में रिट याचिका दायर की जाती है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। हर चीज के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती है। कई बार तो लंबित मामलों पर भी रिट याचिका दायर कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे न्याय प्रणाली पर अनावश्यक बोझ ही बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी नागरत्ना ने हाल ही में इस पर कड़ी टिप्पणी भी की है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 32 एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। फरीदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप के आवास समेत कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की रेड तकरीबन 17 घंटे चली। छापेमारी की खबर सुनते ही पलवल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चौधरी करण दलाल समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौके पर पहुंच गए। इस दौरान सुरक्षा में लगे जवानों और कांग्रेसी नेताओं के बीच में कहासुनी भी हुई। ईडी के अधिकारियों ने उनके बेटे विजय प्रताप से पीयूष बिल्डर ग्रुप के साथ पैतृक जमीन के कोलैबोरेशन को लेकर पूछताछ की। ईडी ने पीयूष ग्रुप की परियोजना संबंधित दस्तावेज जब्त किए और अपने साथ ले गई। पीयूष ग्रुप के कई प्रोजेक्ट देश भर में फंसे हुए हैं, जिनकी जांच चल रही है। बदायूं में जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजवीर सिंह आरोग्य हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में कई अनियमितताएं देखने को मिली। अस्पताल में कई डॉक्टर मौके से गायब मिले। पैनल में सबकी हाजिरी बनी मिली। वहीं इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। की शिकायत मिली थी कि हॉस्पिटल में चिकित्सक जो है जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन है वो नहीं बैठते हैं और दूसरे चिकित्सक बैठते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई पेशेंट तो हमें नहीं मिला। हम जांच करने आए, पूरी टीम आई हुई है, मैं अकेला नहीं हूँ। एसडीएम साहब मेरे साथ में हैं, सीओ साहब हैं और यहाँ पर जिनके नाम रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर साहब नहीं हैं। ये बताया गया है कि अभी वो छुट्टी पे हैं, बाहर गए हुए हैं। और जो बीएमएस डॉक्टर हैं उनका अलग से रजिस्ट्रेशन है आयुर्वेदिक विभाग में, वो हमें मिले हैं। कोई मरीज ना तो भर्ती अभी मिला, ना कोई ओपीडी में मिला है। बाकी 3-4 इनके स्टाफ मिले हैं, उनके स्टाफ के नाम और मोबाइल नंबर ले लिए गए हैं। तो अभी हमारी टीम की तरफ से जहाँ तक हम इसको सीज करने की प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद इन्हें नोटिस भेजेंगे। उन्होंने किसी ने
ये जानकारी दी है कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी और सीजर होते हैं, लेकिन ऐसा मेरे यहाँ कुछ नहीं है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बवासीर भगंदर और प्रेशर का काम देखता हूँ। बस इतना ही है, जो किसी लोगों ने जानकारी दी है वो गलत है और मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नॉर्मल डिलीवरी होती है और नहीं मेरे यहाँ कोई सीजर होता है। आपके यहाँ ऑपरेशन थिएटर वगैरह है? जी, जब मैंने हॉस्पिटल खोला था, तो मैंने इसको एक मल्टी स्पेशलिटी के हिसाब से बनाया था कादर चौक में, जो कि यहाँ हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसलिए अब जो बिल्डिंग बन गई है, वो तो रहेगी, लेकिन जब हमने नया रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसमें केवल एक डॉक्टर साहब हैं ओपीडी, वो डॉक्टर हृदय कुमार एमबीबीएस हैं, वो यहाँ ओपीडी काम देखते हैं। वडोदरा के राजेश शरद केतकर ने अपनी दिव्यांगता को ताकत बनाकर बधिर मूक समुदाय के लिए मिसाल कायम की है। पोलियो से प्रभावित राजेश साइन लैंग्वेज में यूट्यूब पर खबरें बताते हैं और बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनके प्रेरणादायक योगदान के लिए उन्हें 2025 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वडोदरा की राजेश शरद केतकर से मिलिए, जिनका जीवन कई बड़ी चुनौतियों से भरा रहा है। बचपन में पोलियो होने के कारण राजेश बोल और सुन नहीं सकते और उन्हें चलने में भी परेशानी होती है। एक समय ऐसा भी था जब वो गहरी निराशा में डूब गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसी कठिनाई को ताकत बनाया। राजेश ने अपने लैपटॉप की मदद से एक YouTube चैनल शुरू किया, जहां वो इशारों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज में देश और दुनिया की खबरें बताते हैं, ताकि बधिर और मूक समुदाय तक जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही वो सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चों को ऑनलाइन मुफ्त अंग्रेजी की कक्षाएं भी देते हैं, जिससे वो आगे बढ़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। राजेश केतकर के प्रेरणादायक काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन श्रेणी में वर्ष 2025 का राष्ट्रीय दिव्यांग जन पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। अपनी ऑनलाइन अंग्रेजी कक्षाओं के माध्यम से राजेश ने कई बच्चों की जिंदगी बदल दी है। इन कक्षाओं से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा, नई कौशल सीखे और उन्हें बेहतर अवसर मिलने लगे। राजेश की संघर्ष और सफलता की इस यात्रा के पीछे उनका सहयोगी परिवार हमेशा साथ खड़ा रहा। परिवार ने उनकी हर मुश्किल देखी है और आज उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। एक समय उम्मीद खो चुके व्यक्ति से लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनने तक राजेश केतकर की ये यात्रा हौसले और उद्देश्य की कहानी है। उन्होंने न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि बधिर और मूक समुदाय के अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। झांसी में कुछ युवकों ने दबंगई दिखाई और छात्रों के साथ मारपीट की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 5 से 6 युवक छात्रों को घेर कर बेरहमी से पीट रहे हैं। वहीं वीडियो देखते ही पुलिस हरकत में आ गई और पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां माघ महीने में निकलने वाली कीर्तन फेरी को रोक दिया गया है। बता दें कि फेरी के रास्ते में मस्जिद पड़ने के कारण कीर्तन फेरी को रोका गया, जिस वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि 2012 तक फेरी गांव के अंदर से इसी रास्ते से निकाली जाती थी, लेकिन अब रोड खराब होने के कारण फेरी गांव के बाहर से निकाली जाती है। अब रोड का निर्माण हो गया है और इसी रूट पर गांव के सभी मंदिर पड़ते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने फेरी निकालने वालों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 8 से 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए। सीहोर के आष्टा तहसील में मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और युवक ने जावर थाना प्रभारी सहित 3 युवकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। हाँ, जैसे कि आप एक वीडियो हमारे भी संज्ञान में आया है, जिसकी जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी उसके अनुसार की जाएगी। आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटिस से ममता सरकार की सच्चाई उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और अराजकता साफ झलकती है। ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई उजागर जो है कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जो तो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि अराजकता फैल जाएगी, तो बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही पता चलता है।
आईपैक की यहाँ जांच करने गई, बड़ी संवैधानिक संस्था है, उसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर वहां हस्तक्षेप करे, फाइल को लेकर अधिकारी चले जाए, मुख्यमंत्री चले जाए। और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय जो टिप्पणी की है, यह बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को तो उजागर करता ही करता है, उनका पोल खोलता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा अराजकता फैल जाएगी। इससे ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई भी उजागर हो रही है कि वहां कैसी स्थिति है, कैसी अराजकता की स्थिति है। विदिशा में आयोजित 56वें कनारा क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। इस दौरान फाइनल मुकाबले में इंडियन नेवी ने फरीदाबाद को 16 रनों से हराकर खिताब जीता। वहीं इंडियन नेवी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए। वहीं जवाब में फरीदाबाद 186 रन ही बना पाई। समापन समारोह में मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। उन्होंने विजेता को 2 लाख और उप विजेता को 1 लाख रुपए के साथ शील्ड प्रदान किए। कनारा क्रिकेट क्लब ने पूरे किए हैं अपनी प्रतियोगिता के। स्थानीय क्लब से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करने में वो सफल हुए। आज विजेता इंडियन नेवी और उप विजेता फरीदाबाद की टीम रही है। मैंने 3/4 खेल देखा है, फाइनल की तरह फाइनल हुआ और दोनों तरफ के खिलाड़ियों की जो स्पिरिट थी कनारा के प्रबंधन के बारे में, इसके लिए मैं कनारा को बधाई देता हूं कि जब प्लेयर खुश हो और वो प्रसन्नता व्यक्त करके जाए तो ये क्लब की और प्रतियोगिता की सफलता होती है। दूसरा, मुझे दोनों टीम के खिलाड़ियों के प्रतिक्रिया में जो खेल भावना दिखी, कोई कटुता नहीं। भारतीय सेना ने 78वां सेना दिवस गर्व के साथ मनाया और इस अवसर पर शिमला के रिज मैदान में TRAC द्वारा अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी आयोजित की गई। हथियारों की प्रदर्शनी, हेल्थ कैंप, सेल्फी पॉइंट और आर्मी पाइप बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सेना की भूमिका से परिचित कराना और देश सेवा के लिए प्रेरित करना था। भारतीय सेना ने पूरे देश में अपना 78वां सेना दिवस पूरे गौरव और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर युवाओं को सशस्त्र बलों से जोड़ने और देश सेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन्हीं आयोजनों के तहत आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला द्वारा शिमला के प्रसिद्ध द रिज मैदान में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरजीत सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल सुकृति सिंह दहिया, चीफ ऑफ स्टाफ AR ट्रैक के साथ मिलकर किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवाओं को भारतीय सेना की भूमिका, उसकी परंपराओं और देश की सुरक्षा में उसके योगदान से परिचित कराना है। सेना दिवस के मौके पर प्रदर्शनी में हथियारों और गोला बारूद की झलक दिखाई गई, हेल्थ कैंप लगाए गए, आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाए गए और आर्मी पाइप बैंड की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस आयोजन में स्थानीय लोग, पर्यटक, NCC कैडेट्स और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सर, जो आर्मी है, सबसे पहले तो वो हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं और अगर आर्मी ना हो या फिर हमारा देश जो है सेफ नहीं है। तो मैं आज के युवा के लिए यही बोलूँगी कि आर्मी को देखकर एक जो है जुनून जगता है और एक NCC कैडेट होने के नाते मैं भी, मेरा एम है कि मैं डिफेंस में ही जाऊँ, मैं डिफेंस में ही जाना चाहती हूँ और आर्मी में ही सर्व करना चाहती हूँ। कार्यक्रम के जरिए युवाओं को भारतीय सेना में करियर बनाने और देश सेवा के लिए आगे आने का संदेश दिया गया। शिमला के रिज मैदान में आयोजित यह प्रदर्शनी न सिर्फ जानकारी का केंद्र बनी, बल्कि देशभक्ति और प्रेरणा का भी सशक्त मंच साबित हुई। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और आरोपी पर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। हरियाणा में शहर के कुछ हिस्सों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई भी हो रही है।
हरिद्वार में वनाग्नि सीजन के दौरान जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग सक्रिय हो गया है। फरवरी से जून तक मनसा देवी मंदिर के आसपास की पहाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को आग पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। में समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग सभी लोग उपस्थित थे और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग द्वारा अपना कंट्रोल बर्निंग की प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और जिलाधिकारी द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से समस्त विभागों को फॉरेस्ट फायर के चलते अलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है और इसमें जो है आपदा प्रबंधन से भी जो है कुछ मैन पावर एंगेज करने हेतु निर्देशित किया गया है। राजस्थान के जोधपुर जिले के रातानाड़ा पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल शिवकरण का उनके पैतृक गांव में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे तिरंगे में लिपटा जवान का पार्थिव देह गांव में पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मावा गांव पहुंचे। रातानाड़ा थाने से एएसआई अमृतलाल और एएसआई रामनिवास ने पुष्प चक्र अर्पित किए। मौलासर एसएचओ और बरडवा थाना प्रभारी ने दिवंगत जवान को अंतिम विदाई दी है। विभाग के साथियों ने शिवकरण को एक अनुशासित और मिलनसार साथी के रूप में याद किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।